हाय गाइस, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं तान्या सिंह आज आपको केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा और इसे नोट करते चलिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बताऊँगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। तो इसका डिफिनेशन है वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु और आयन की व्यवस्था नियमित होती है। यानी क्रिस्टलीय ठोस में जो कण होते हैं, परमाणु, अणु और आयन के जो कण होते हैं, उनकी व्यवस्था कैसी होती है? नियमित होती है। नियमित का अर्थ होता है एक निश्चित क्रम में सजी होती है। तो इसका डिफिनेशन यही है कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण जो होते हैं, परमाणु, अणु और आयन के जो कण होते हैं, उनकी व्यवस्था कैसी होती है? नियमित यानी निश्चित क्रम में सजी होती है। नियमित यानी रेगुलर, ठीक है, एक ही क्रम में सजी होती है। यानी एक आकृति ऐसी हुई तो दूसरी आकृति भी सेम ही होगी, वो सेम ही प्रकार से चलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने एक आकृति बनाया है और इस आकृति में मान लीजिए परमाणु और परमाणु, अणु और आयन के कण हैं, ठीक है। इस आकृति में परमाणु, अणु और आयन के कण हैं और ये क्या है कि निश्चित क्रम में सजा हुआ है। आप देख सकते हैं एक ही लाइन में ये क्या है कि नियमित क्रम में ये सजा हुआ है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक आकृति बनाया, घनाकार बनाया, यहाँ पे मैंने एक घन बनाया, तो यही घन रिपीट होगा, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या बनाया, इस आकृति में हमने घन बनाया, तो ये जो घन है वो रिपीट होते चला जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी ये क्या होती है, इनकी व्यवस्था जो होती है नियमित होती है, यानी एक ही जैसी होती है। तो हमने एक यहाँ पे एक बिंदु रखा, तो दूसरा बिंदु उसके जस्ट सामने रखेंगे, ठीक है। फिर तीसरा उसके जस्ट सामने और चौथा भी उसके जस्ट सामने ही रखेंगे, क्योंकि इनकी व्यवस्था कैसी होती है? इनकी व्यवस्था नियमित होती है। इसलिए हम यहाँ पे एक आकृति बनाएंगे घन आकार का, तो वैसा आकृति पूरे क्रिस्टल में रिपीट होगा। जैसे आपने क्रिस्टल जालक देखा होगा तो उसमें घन बना होता है, ठीक है। तो वो घन क्या होता है, पूरे क्रिस्टल में वो रिपीट होता है। वो जो घन होता है पूरे क्रिस्टल में वैसा ही वही आकृति बना होता है पूरे क्रिस्टल में, तो वही है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे आप दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं। यहाँ पे ए बी ठीक है लिखा हुआ है, ये भी एक निश्चित क्रम में सजा हुआ है। यहाँ ए है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर यहाँ पे ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा। यहाँ पे दूसरा वर्ड नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे दूसरा वर्ड आएगा तो ये क्रिस्टलीय ठोस नहीं कहलाएगा, ये अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि निश्चित क्रम में ये चल रहा है। तो निश्चित क्रम में चल रहा है इसका मतलब यहाँ पे कोई और वर्ड नहीं आ सकता। अगर ए बी का क्रम चल रहा है तो ए बी का ही क्रम पूरे क्रिस्टल में चलेगा। तो ये अगर यहाँ पे दूसरा वर्ड आ गया तो ये क्रिस्टल खराब हो जाएगा, ये क्रिस्टल अक्रिस्टलीय ठोस कहलाने लगेगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि इनकी जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, समान प्रकार की होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम अगला देखेंगे। अगला टॉपिक है सेल स्थिरांक को परिभाषित करें, यानी हमें सेल स्थिरांक की परिभाषा बताना है। तो इसका डिफिनेशन है किसी सेल के दो समानांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है। यानी आपने सेल या बैटरी देखा होगा, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो समानांतर समान प्रकार के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम सेल स्थिरांक कहते हैं। चलिए इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये एक सेल, ठीक है, सेल या बैटरी है। किसी सेल के दो समानांतर इलेक्ट्रोड, यहाँ पे हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रोड है, ये जो दोनों है वो क्या है, इलेक्ट्रोड है। और क्या करना है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या है, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है हमने इसको L माना, ये दोनों इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी है, ठीक है। ये सेल है, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये सेल है और इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगाया है, समानांतर दो इलेक्ट्रोड लगाया है और इनकी बीच की दूरी ये है, इन दोनों की बीच की दूरी ये है जिसको हमने L माना है, और इनका क्षेत्रफल ये है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने लिखा है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जिसको हमने A से प्रदर्शित किया है, ठीक है।
तो यही होता है सेल स्थिरांक, यानी किसी सेल के दो समानांतर, तो हमने सेल के दो समानांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, तो ये है दोनों समानांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L, और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तो ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ये डायग्राम बनाना नहीं है, बस आप समझ गए होंगे, उतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक देखेंगे। अगला है राउल्ट का नियम। तो चलिए इसको देखते हैं, राउल्ट का नियम क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा बताना है हमको। चलिए देखते हैं। तो फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने कई प्रयोग के फलस्वरूप वाष्प दाब घटक के बीच आंशिक वाष्पशील और मूल अंश के बीच एक संबंध दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं राउल्ट का नियम कहा जाता है। यानी फ्रांस के वैज्ञानिक ने कई प्रयोगों के फलस्वरूप वाष्प दाब के घटक के बीच आंशिक वाष्पशील और मूल अंश के बीच एक संबंध बताया, जिसको हम कहते हैं राउल्ट का नियम कहते हैं। तो इसको भी चलिए हम समझते हैं। का नियम है वो द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम है। तो हमने यहाँ पे एक बर्तन लिया, मान लीजिए आपने एक बर्तन लिया और उस बर्तन में आपने विलयन भर रखा है। इस बर्तन में आपने विलयन भर रखा है और उस विलयन में कितने घटक हैं आप देख सकते हैं कि इस विलयन में 2 घटक हैं। इस बर्तन में 2 घटक है, A और B। मान लो कि आपके पास एक बर्तन है, मान लो आपके पास एक बर्तन है और आपने उसमें विलयन भर रखा है। ठीक है, और विलयन में कितने घटक हैं, तो विलयन में 2 घटक हैं, A और B। और ये A और B जो है वो दोनों ही द्रव है। ठीक है, आपने इसमें जो 2 घटक है वो दोनों ही क्या है, द्रव है। ठीक है, तो आपने 2 द्रव भर रखा है, तो 2 द्रव विलयनों को मिलाकर जो विलयन बनता है उसको कहते हैं द्रव विलयन। ठीक है, यानी दोनों द्रवों को जो मिलाकर विलयन बनेगा उसको हम कहेंगे द्रव विलयन। तो राउल्ट ने एक बहुत सी सिंपल सी बात बताई है कि मान लो जो द्रव A है, एक तो द्रव A है और एक है द्रव B। यदि हम ये कह दें कि A का आंशिक वाष्प दाब PA है, ठीक है, यदि हम क्या कह दें, यदि हम ये कह दें कि A का जो वाष्प दाब है वो क्या है, PA है। आप देख सकते हैं एक ये A है और ये क्या है, द्रव है। तो A का जो वाष्प दाब है वो क्या है, वो PA है। तो B का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, तो B का आंशिक वाष्प दाब होगा PB, क्योंकि A का आंशिक वाष्प दाब जो है वो PA है, तो B का आंशिक वाष्प दाब होगा PB। तो इनका मोल प्रभाज क्या होगा, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि A का मोल प्रभाज 1 से है। ठीक है, A का जो मोल प्रभाज है वो 1 से है, तो B का मोल प्रभाज क्या होगा, तो B का मोल प्रभाज इसी तरह B का मोल प्रभाज भी XB होगा। अगर A जो घटक है उसका मोल प्रभाज 1 से है, तो B का मोल प्रभाज क्या होगा, B का मोल प्रभाज होगा XB। तो राउल्ट ने ये बताया कि जो आपका घटक A है, यानी A का वाष्प दाब क्या होगा, मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। ठीक है, यदि आप A का वाष्प दाब निकालोगे तो घटक A का वाष्प दाब घटक A के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। और यदि हम ये कहें कि B का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, तो B का आंशिक वाष्प दाब होगा किसके समानुपाती होगा, तो वो B के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। जैसे A का घटक जो था अगर हम उसका वाष्प दाब निकालते हैं तो A का घटक का वाष्प दाब घटक A के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो वैसे ही यदि हम B का आंशिक वाष्प दाब निकालते हैं तो B का घटक जो है, यानी B घटक जो है उसका आंशिक वाष्प दाब किसके समानुपातिक होगा, तो उसका आंशिक वाष्प दाब B के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A का घटक जो है वो PA है, तो PA जो है यानी इसका आंशिक वाष्प दाब क्या है, PA है, तो इसका आंशिक वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा, तो इसका आंशिक वाष्प दाब 1 से के समानुपाती होगा। ठीक है, वैसे ही B का समानुपाती किसके बराबर होगा, जो B है, जो घटक B है, B का आंशिक वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा, तो B का आंशिक वाष्प दाब XB के समानुपाती होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक से PB लिख दिया है। तो B का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो XB के समानुपाती होगा, XB के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा।
जैसे यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि माना है घटक ए का आंशिक दाब क्या है। हमने जैसे वहाँ पे बताया ए का आंशिक वाष्प दाब क्या था, पीबी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है ए माना घटक ए का आंशिक वाष्प दाब इज इक्वल टू पीबी। तो वैसे ही घटक बी का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, इसका आंशिक वाष्प दाब होगा पीबी। जैसे ए का आंशिक वाष्प दाब हुआ पीए, तो बी का आंशिक वाष्प दाब होगा पीबी। ठीक है, तो माना ए का मोल प्रभाज क्या होगा, तो मोल प्रभाज आपने पता होगा कि मोल प्रभाज क्या होता है। तो यहाँ पे होगा मोल प्रभाज इज इक्वल टू एक्स ए। तो ये जो है इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी जो लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है, यानी मोल प्रभाज जो होता है उस यानी जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसका मोल बटे बिलियन का कुल मोल। ठीक है, तो हमने पहले लिखा है ए का मोल प्रभाज। ठीक है, हमें ए का मोल प्रभाज निकालना था, तो हमने पहले लिखा है एक्स ए, यानी ये जो है जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसका मोल बटे बिलियन का कुल मोल। तो एक्स ए का मोल प्रभाज निकालना है तो हम पहले एक्स ए लिखेंगे अपन एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक है, यानी जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसका मोल अपन बिलियन का कुल मोल। तो ये तो हो गया। अब फिर है बी का मोल प्रभाज। तो बी का मोल प्रभाज भी वैसे ही हो जाएगा। तो बी का मोल प्रभाज क्या है, एक्स बी है, तो ये भी हो जाएगा वैसे ही, यानी जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसका मोल बटे बिलियन का कुल मोल। तो एक्स बी का मोल प्रभाज निकालना है तो पहले हम लिखेंगे एक्स बी का मोल बटे बिलियन का कुल मोल। तो ये हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अतः फिर हम देखेंगे अतः राउल्ट के नियम से। ठीक है, तो राउल्ट ने बताया कि अगर आप ए का आंशिक वाष्प दाब निकाल रहे हो तो ये जो उसका आंशिक वाष्प दाब होगा उस किसके समानुपाती होगा, तो वो होगा एक्स ए के समानुपाती होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी बताया कि अगर आप बी का आंशिक वाष्प दाब निकाल रहे हो तो वो एक्स बी के समानुपाती होगा। ठीक है, यदि आप ए का मोल प्रभाज निकाल रहे हो तो पी बी जो होगा वो किसके समानुपाती होगा, वो एक्स ए के समानुपाती होगा। वैसे ही बी का अगर आप आंशिक वाष्प दाब निकाल रहे हो तो किसके समानुपाती होगा, वो एक्स बी के समानुपाती होगा। तो हम यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा पी ए नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे भी कांस्टेंट आ जाएगा पी बी नॉट। तो ये हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने क्या किया राउल्ट के नियम से। तो राउल्ट ने बताया कि अगर आपको ए का आंशिक वाष्प दाब निकालना है तो उसको किसके समानुपाती होता है, तो वो होगा यानी वो किसके समानुपाती होगा, वो एक्स ए के समानुपाती होगा। अगर आप बी का आंशिक वाष्प दाब निकाल रहे हो तो किसके बराबर होगा, किसके समानुपाती होगा, तो वो एक्स बी के समानुपाती होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा पी ए नॉट, और यहाँ पे भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे भी कांस्टेंट आ जाएगा पी बी नॉट। तो ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और ये भी हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जो पी ए नॉट है वो क्या है। तो पी ए नॉट जो है वो ये है, यानी पी ए नॉट इज इक्वल टू होता है ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। पी ए नॉट जो है वो क्या है, ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और पी बी नॉट जो है वो है बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पी ए नॉट है वो क्या है, ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और बी का क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है पी बी नॉट। तो ये है जो कांस्टेंट में यहाँ पे आया था वो है बी के शुद्ध अवस्था का में वाष्प दाब, और ये जो है जो यहाँ पे कांस्टेंट आया था पी ए नॉट वो क्या है, ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब हम इसका कुल वाष्प दाब निकालेंगे। तो इसका कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा, यानी बिलियन का कुल वाष्प दाब कैसे निकलेगा। तो बिलियन में कितने घटक थे, तो बिलियन में 2 घटक थे, ए और बी।
ठीक है। तो इनका वाष्प दाब कैसे निकलेगा, तो इनका वाष्प दाब होगा कुल विलयन का वाष्प दाब P इज इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB, दोनों ही सही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विलयन का कुल वाष्प दाब हो गया, जिसको हमने क्या माना था, PA और PB माना था। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये तो हो गया हमारा राउल्ट का नियम, द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम हो गया। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा राउल्ट के नियम के बारे में। तो अब हम अगला टॉपिक है, चलिए देखते हैं उसको। नेक्स्ट है, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है कैसे। ठीक है, इसको भी समझते हैं। इसका डिफिनेशन है, इसका गुण द्रव के समान होता है, यानी कांच का जो गुण होता है वो द्रव के समान होता है, द्रव की तरह ये बहता है। तो इसका जो गुण है वो इसका जो गुण है वो द्रव के समान होता है। इसमें द्रव के जैसे बहने की प्रवृत्ति होती है, जैसे हमने ऊपर बताया कि इसमें क्या होती है, इसमें द्रव के जैसे बहने की प्रवृत्ति होती है, पर उसके बहने की गति मंद होती है, यानी धीमी होती है। उसके बहने की जो गति होती है वो क्या होती है, धीमी होती है। मंद का अर्थ होता है धीमी होती है। आगे है, यही कारण है कि इसे आभासी ठोस या अतिशील द्रव कहा जाता है। यानी इसकी जो गति होती है वो धीमी होती है, इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं, आभासी ठोस या अतिशील द्रव कहा जाता है। इसी गुण के कारण पुराने भवन या इमारतों की खिड़की या दरवाजे की कांच का ऊपरी भाग पतला तथा नीचे पेंदों का भाग मोटा हो जाता है। तो इसका कारण यही है कि कांच के अंदर अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, मान लीजिए कि ये कांच है और इसके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, और वो नीचे की तरफ प्रवाहित होते हैं, जिसके कारण ऊपरी भाग जो है वो पतला हो जाता है और नीचे का भाग मोटा हो जाता है। ठीक है, इनमें जो अवयवी कण पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, द्रव की भांति प्रवाहित होते हैं। इनकी बहने की प्रवृत्ति होती है, द्रव की भांति क्या होते हैं, ये प्रवाहित होते हैं, लेकिन ये धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। तो बहुत सालों बाद इनके जो अवयवी कण होते हैं वो नीचे की तरफ बहने लगते हैं, नीचे की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं, जिसके कारण कांच जो है ऊपर से पतला हो जाता है और नीचे का भाग जो होता है वो मोटा होने लगता है, क्योंकि इनके अवयवी कण नीचे आ जाते हैं, इसलिए नीचे का भाग मोटा हो जाता है और ऊपर का भाग पतला हो जाता है। बहुत सालों बाद ऐसा होता है। ठीक है, तो फिर से इसको हम पढ़ते हैं। इसका गुण द्रव के समान क्या होता है, इसका जो गुण होता है वो द्रव के समान होता है, यानी ये द्रव के समान बहता है। इसमें द्रव के जैसे बहने की प्रवृत्ति होती है, पर उसके बहने की गति मंद होती है, यानी बहुत ही धीमी गति से बहता है। द्रव के समान ये बहता नहीं है, बल्कि बहुत ही धीमी गति से बहता है। मंद का अर्थ होता है धीमी। यही कारण है कि इसे आभासी ठोस या अति द्रव कहा जाता है। ठीक है, इसी गुण के कारण पुराने भवनों, यानी बहुत सालों बाद ऐसा होता है कि पुराने भवनों या इमारतों की जो खिड़की होती है, कांच की जो खिड़की होती है या दरवाजे होते हैं, तो उनकी कांच के जो ऊपरी भाग होता है वो पतला तथा नीचे का पेंदों का भाग मोटा हो जाता है, क्योंकि इनके जो अवयवी कण हैं वो नीचे आ जाते हैं बहकर, और बहकर नीचे आ जाते हैं, तो नीचे का भाग मोटा हो जाता है और ऊपर का भाग पतला हो जाता है। तो इसलिए कांच जो है वो एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।